तरफ मोदी ब्रुनेई पहुंचे हैं, सुल्तान बोल्किया के महल में इनका स्वागत हो रहा है, तो वहीं चाइना के लिए ये टेंशन वाली बात क्यों है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक डार्क टैंकर क्रैश ने क्या चाइना के लालच को निकाल कर बाहर रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी मंगलवार दोपहर 3 बजे 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिलाल ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। दोनों देशों के बीच में 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। थोड़ी देर में दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल ईमान में उनका स्वागत भी होगा। बोल्किया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोल्किया सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के अनुसार बोल्किया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का महल बनवाया। इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुल्तान के पास 7000 कारें हैं। बाल कटवाने पर महीने में 16 लाख रुपए का खर्चा लंदन से आता है। नाई ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ सबसे अमीर राजाओं में भी है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के मुताबिक बोल्किया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए थी। इसके बाद का कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। द टाइम्स यूके के अनुसार बोल्किया बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर प्लेन से बुलाए जाते हैं। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत म्यांमार की स्थिति पर चर्चा करेगा। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई एक समुद्री सीमा वाला देश है। देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद चल रहा है। स्क्रीन पर इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तौर पर ब्रुनेई का ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो देश है जो मलक्का स्ट्रेट के काफी पास है। ब्रुनेई दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी करीब 6 साल बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी सिंगापुर के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। इस दौरान उनके साथ औपचारिक बातचीत भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इसके बाद वे भारत रवाना हुए और शाम करीब 6:10 पर नई दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद फिर आखिरकार उनका आगे का प्लान बना। जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं चाइना एक केस में बुरी तरीके से फंस रहा है और उसका डार्क टैंकर निकलकर सामने आ गया है। एक कच्चे तेल से भरा हुआ टैंकर ईरान से निकला, चाइना के पोर्ट निगमू में उतरा कुछ महीने पहले और फिर ये वापस मिडिल ईस्ट की तरफ निकल गया। सेरेस नाम था इसका और इसने राउंड ट्रिप किया सेवरल टाइम्स पिछले साल। कहा जा रहा है शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये घूमता रहा, लेकिन इसने अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं। सेरेस एक ऐसा टैंकर है जो किसी और टैंकर से मलेशिया
बोलकैया में टकरा गया जुलाई 19 को, जिसके बाद दोनों ही वेसल्स के बीच में डैमेज जो है बहुत ज्यादा हुआ। कहा जा रहा है कि सेरेस को टेक्निकल डिफिकल्टीज मिलने लगी, लेकिन शिपिंग और एनर्जी एनालिस्ट कहते हैं कि वेसल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बताता है कुछ और बात। सेरेस ब्रॉडकास्ट कर रहा था एक फेक लोकेशन शिप लोकेटर चैनल्स, और कहा जा रहा है कि सेरेस जो है ये डार्क फ्लीट का टैंकर था जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशन के बाहर चाइना के भूख को पूरा कर रहा। चाइना का भूख क्या है? क्रूड ऑयल का है। ये दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर है चाइना। चाइना हर देश से इंपोर्ट करता है, चाहे ईरान हो, वेनेजुएला हो, रूस हो, जिनके ऊपर भी अमेरिका लगाता है प्रतिबंध, उनसे ये खरीदता है और ये डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, बहुत सस्ते में मिलता है। बाईपास करने के लिए शिपिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, ऐसे टैंकर्स का जो टैंकर डार्क फ्लीट का हिस्सा होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से ऑयल टैंकर जब टकराते हैं और अगर उनमें तेल है तो वो तेल समंदर के अंदर बिखर जाता है, और समंदर के अंदर जब ये बिखर जाता है तो समझ लीजिए कि इस पूरे इलाके के लिए वो बहुत बड़ी समस्या लेकर आता है। समंदर में जो ये सीक्रेट तरीके से तेल का आवागमन होता है, ये आवागमन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो डार्क फ्लीट के एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि 2001 में इस तरीके के डार्क फ्लीट शुरू हुए और इसके बाद 15 से 20 सालों के अंदर ये देखने को मिला कि ये काफी समय से ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये डार्क फ्लीट को रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ये मलेशिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और अगर ऐसा है तो मलेशिया के समंदर के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में तेल फैला होगा, और अगर ये तेल फैला है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है। कई सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है। मलेशिया का अथॉरिटी ये कहता है कि हमने देखा और ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके बाद ये दुनिया के सामने भी आ गया है और दुनिया भी अब इसको लेकर सवाल कर रही है कि क्या डार्क फ्लीट पर इस तरीके से व्यापार करना दुनिया के लिए सही है या नहीं है। वैसे इस डार्क फ्लीट को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, देखकर भी आपको लग सकता है कि इसकी स्थिति तो बुरी तरीके से दयनीय देखी जा रही है। ये काला काला पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कोलाइड होने के बाद इससे अभी भी धुआं धुआं निकल रहा है, जो दिखा रहा है कि इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। चाइना ऐसे चीजों का इस्तेमाल करता है और चाइना का ये रूप भी अब दुनिया के सामने आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।